नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो साहित्य में कवि, दार्शनिक और आलोचक तीनों ही रूपों में जाना जाता है, सैमुअल टेलर कोलरिज। आइए उनके जीवन और उनके काम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है कि कोलरिज आखिर थे क्या? एक महान कवि, एक गहरे दार्शनिक, या फिर जैसा कुछ लोग कहते हैं, एक उलझे हुए तत्वज्ञानी? उनकी विरासत काफी जटिल और विरोधाभासों से भरी है और हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अपने इस विश्लेषण को हमने एक एग्जामिनर्स रिपोर्ट की तरह 5 हिस्सों में बांटा है, ताकि हर पहलू को आसानी से समझा जा सके। हम उनके प्रोफाइल से शुरू करेंगे, फिर उनकी साझेदारियों, उनके दिए हुए शब्दों, उनकी कविताओं और आखिर में एक अंतिम फैसले पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। सबसे पहले कोलरिज की जिंदगी से जुड़े कुछ बुनियादी और जरूरी तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। तो उनके जीवन के कुछ जरूरी आंकड़े देख लेते हैं। जन्म 1772 में लंदन में हुआ, पढ़ाई क्राइस्ट हॉस्पिटल और फिर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई और 1834 में उनका निधन हो गया। यही वो 3 बड़े पड़ाव हैं जिनके इर्द गिर्द उनकी पूरी जिंदगी और उनका काम घूमता है। अच्छा, उनके साहित्यिक करियर को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। शुरुआत में उन्होंने प्रयोगात्मक कविताएं लिखीं, फिर आए वो साल जो उन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ बिताए, जो बहुत अहम थे। इसके बाद उन्होंने जर्मन दर्शन का अध्ययन किया और आखिर में वो एक आलोचक और लेक्चरर के तौर पर जाने गए। अब आते हैं उन साझेदारियों और बड़े बड़े आइडियाज पर जिन्होंने उनके शुरुआती करियर को असल में शेक दिया, मतलब एक आकार दिया। उनके शुरुआती आदर्शवाद का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है पैंटीसोक्रेसी। ये रॉबर्ट साउदी के साथ मिलकर एक ऐसी आदर्श दुनिया बनाने का सपना था जहां हर कोई बराबर हो, सब मिलकर राज करें। हालांकि ये प्लान कभी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इससे उनके युवा मन की सोच का पता जरूर चलता है। लेकिन उनकी सबसे जरूरी पार्टनरशिप थी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। इन दोनों को मिलाकर ही एल्डर रोमांटिक्स कहा जाता है। और क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, इसलिए इन्हें लेक पोएट्स भी कहा गया। और हाँ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इनकी साथ मिलकर लिखी किताब लिरिकल बैलेड्स ने ही अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन की नींव रखी थी। लेकिन फिर इन 2 महान कवियों के रास्ते अलग क्यों हो गए? वजह थी प्रकृति को देखने का उनका नजरिया। वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति एक टीचर थी, एक आध्यात्मिक शक्ति थी। वहीं कोलरिज, जो जर्मन फिलॉसफी से प्रभावित थे, वो प्रकृति को सिर्फ एक कच्चा माल मानते थे जिसे इंसानी दिमाग अपने हिसाब से आकार देता है। चलिए, अब अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम कोलरिज के उन थ्योरीज को समझेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। अब ये कोलरिज का सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि सबसे मशहूर आइडिया है इमेजिनेशन और फैंसी के बीच का फर्क। देखिए, उनके हिसाब से इमेजिनेशन वो असली क्रिएटिव पावर है, मन की वो शक्ति जो कुछ बिल्कुल नया रचती है। वहीं दूसरी तरफ फैंसी वो बस एक सतही चीज है जो पहले से मौजूद चीजों को इधर उधर से जोड़ तोड़ कर रख देती है, कुछ नया नहीं बनाती। और इसी से जुड़ा है उनका ऑर्गेनिक यूनिटी का सिद्धांत। ये उनकी पोइट्री की थियरी का सेंटर पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक अच्छी कविता में हर शब्द, हर लाइन, हर तस्वीर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है और मिलकर एक पूरा हार्मोनियस अनुभव देता है। तो चलिए अब कोलरिज की कुछ सबसे मशहूर कविताओं की केस फाइल्स खोलते हैं और कुछ जरूरी तथ्यों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर की। इसे कोलरिज का मास्टरपीस माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इस कविता के 2 सबसे यादगार आइडिया, अल्बाट्रॉस पक्षी को मारना और मरे हुए नाविकों का जहाज चलाना, ये असल में वर्ड्सवर्थ ने दिए थे। अगली केस फाइल है कुबला खान की। ये एक अधूरी कविता है और इसका सबटाइटल ही सब कुछ बता देता है। एक सपने में एक नज़ारा, एक टुकड़ा। सिर्फ 54 लाइनों की ये कविता ज़ानाडू में अल्फ नदी के किनारे बने एक शानदार महल के बारे में है। और इस कविता की जो इमेज दिमाग में बस जाती है वो इन लाइनों से आती हैं। एक दुर्लभ उपकरण का चमत्कार, एक धूप से खिला आनंद गुंबद, बर्फीली गुफाओं के साथ। सोचिए, धूप और बर्फ एक साथ, कितना अनोखा विरोधाभास है। और आखिर में डिजेक्शन एन ओड। ये एक बहुत ही पर्सनल कविता है। इसमें कोलरिज कहते हैं कि असली खुशी और सुंदरता प्रकृति में नहीं, बल्कि इंसान की अपनी आत्मा के अंदर होती है।
दिलचस्प बात यह है कि ये कविता उन्होंने अपनी शादी की 7वीं सालगिरह के दिन छापी थी और उसी दिन वर्ड्सवर्थ की भी शादी थी। ये टाइमिंग इसके पीछे के दर्द को और गहरा कर देती है। चलिए अब इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से पर आते हैं और कोलरिज के जटिल और विवादित विरासत पर एक अंतिम फैसला सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई कोलरिज को जीनियस मानता था। आलोचक मॉरिस ने तो उन्हें एक उलझा हुआ तत्वज्ञानी तक कह दिया, जो बस किस्मत से कुछ अच्छी कविताएं लिख गया। ये उनकी विरासत पर एक दूसरा और काफी कठोर नजरिया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कोलरिज को हम क्या माने? एक इनोवेटर जिसने कविता और सोच को एक नई दिशा दी, या फिर एक इमिटेटर जो बस अपने दौर के विचारों को दोहरा रहा था? उनकी असली विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।